होता कितना उत्पन्न हमने किया है, कितना खर्चा हम कर रहे हैं या किया है, इसके बारे का पूरा लेखा जोखा इस बजट में होता है। ये डॉक्यूमेंट के सारे फिगर्स हम करोड़ में पढ़ेंगे। ये पहला लेफ्ट वाला जो कॉलम हम देख पा रहे हैं ये एक्चुअल्स है। ये पिछले साल जब ऑनरेबल फिनांस मिनिस्टर ने जो बजट प्रस्तुत किया था, बजट एस्टिमेट्स किया था, 6 महीने होने के बाद जो बजट के आंकड़े दिए गए हैं वो बराबर उसी तरीके से चल रहे कि नहीं चल रहे। तीसरा क्वार्टर और चौथे क्वार्टर में हम लोग पहले के 3 क्वार्टर में किस तरीके से बिहेव किए हैं, चौथे क्वार्टर में हमारे आंकड़े कैसे होंगे, इसका रिवाइज्ड एस्टिमेट एक बनाया जाता है। सो पिछले बजट में कहा था कि यहाँ पर ये पहला फिगर है 22,04,422 करोड़। सो रेवेन्यू रिसीट्स 22,04,422 करोड़ होंगे ऐसा अनुमानित किया गया था, लेकिन हुआ है 23,48,413 करोड़। थोड़ा सा झूम करेंगे। तुम्ही कॅमेरा जेव्हा हे दिसतं तेव्हा याला झूम करा, जेव्हा मी असेल तेव्हा मला झूम करा, म्हणजे जेव्हा मी नुसतं बोलेल आणि त्याच्यावर नाही बोलेल तेव्हा। ये 22 लाख पिछली बार अनुमानित किया गया था और 6 महीने के कार्यकाल के बाद पता चला है कि हम लोग 23 लाख तक का आंकड़ा हम पार कर पाएंगे। ये बजट एस्टिमेट्स पिछले साल के, ये रिवाइज्ड एस्टिमेट्स, और ये है इस साल के एस्टिमेट्स। ये पिछले, ये एक तीसरा कॉलम है, इसको हम लोग थोड़ा सा साइड में रखेंगे। गवर्नमेंट को भी इनकम होता है, गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर करती है। ये कुछ आंकड़े आपके समक्ष लेकर आए हैं। जैसे जैसे हम बात करेंगे वैसे वैसे ये सारे आंकड़ों को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे भी। सबसे पहले गवर्नमेंट को जो इनकम होता है टैक्सेस और नॉन टैक्सेस के हिसाब से, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे रेवेन्यू रिसीट्स। ये रेवेन्यू रिसीट्स वो है, 2 टाइप के रिसीट्स होते हैं, एक रेवेन्यू रिसीट्स है, कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स ये वो होते हैं कि जो मिलने के लिए वो उत्पन्न है कि जहाँ पर कोई भी हमको एसेट बेचना नहीं है, जो हमको उत्पन्न मिलेगा ही। ये रेवेन्यू रिसीट में हम लोग एक बजट एस्टिमेट्स पिछले साल के बजट एस्टिमेट्स, फिर पिछले साल के रिवाइज्ड एस्टिमेट्स और अभी इस साल के बजट एस्टिमेट्स, ये इस तरीके से ये सारे आंकड़े लेंगे। रेवेन्यू रिसीट्स में एक रहेगा टैक्स रेवेन्यू और दूसरा रहेगा नॉन टैक्स रेवेन्यू। अभी हम जो हमारे हाथ में जो डेटा है, हमारे हाथ में जो डेटा शीट है, उसमें हम लोग पहला देखिए टैक्स रेवेन्यू पिछले बार हमने अनुमानित किया था 19,34,771 करोड़। ये फिगर है 19,34,771 करोड़, इतना पिछले साल होगा ऐसा अनुमानित किया था। टैक्सेस में फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों टैक्सेस आते हैं, क्या आते हैं हम लोग अभी देखेंगे। 19,34,000 अनुमानित किया था और 20,86,662 20 लाख। ये डेफिनेटली बड़ा है। इसमें डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस में जीएसटी हम लोग सुन रहे कि पिछले महीने का भी जीएसटी का जो आंकड़ा था वो रिकॉर्ड तोड़ था। पिछले पूरे वित्तीय वर्ष में दूसरा रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन हमने जीएसटी में किया था। टैक्स और नॉन टैक्स मिलाकर, टैक्स में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस मिलाकर ये टैक्स के आंकड़े हैं जो कि पिछले साल बढ़े हैं। 19 लाख करोड़ अनुमानित किया था, 20 लाख करोड़ हुए हैं। इस बार ये कह रहे हैं कि 23,30,000 करोड़ होंगे, 23,30,631 करोड़ होंगे। अगर हम ये देखेंगे कितने बड़े हैं तो ये पिछले साल के मुकाबले लगभग ये मैं एक शीट बनाकर लेकर आई हूँ, उसी को चलते ये डालने के लिए टाइम होगा तो। ये वो आंकड़े हैं, ये यहाँ पर हमने दिए हैं। ये रेवेन्यू रिसीट्स के आंकड़े हैं कि 29,34,000 करोड़ होगा ऐसा अनुमानित किया था, जो कि 20,86,000 करोड़ हुआ। और इस बार हम लोग कह रहे कि ये लगभग 23,30,000 करोड़ होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस मिलाकर। टैक्स रेवेन्यू बढ़ने की आशंका यहाँ पर जताई गई है, जो कि पिछले रिवाइज्ड एस्टिमेट से लगभग 12% एक्स्ट्रा रहेगा ऐसा फिलहाल दिख रहा है। नॉन टैक्स रेवेन्यू में ये 2,69,000 2,61,000 हुआ है और इस बार 3 लाख करोड़ होगा ऐसा है, जो कि 15% होगा। यहाँ पर अगर हम रिसीट्स की बात करेंगे तो टैक्स रेवेन्यू में डायरेक्ट टैक्सेस से कितना, इनडायरेक्ट टैक्सेस से कितना, ये यहाँ पर दिया गया है। नॉन टैक्स रेवेन्यू में
क्या क्या चीज़ें आती है वो भी यहाँ पर दी गई है कि क्या 2,69,000 करोड़ में क्या क्या आता था, 2,61,000 करोड़ में क्या चीज़ें आई है, 3,01,000 करोड़ में क्या क्या अनुमानित कर रहे हैं हम लोग कि कौन से हेड के नीचे इंटरेस्ट रिसिप्ट्स कितने होंगे, एक्सटर्नल ग्रांट्स कितनी होंगी, रिसिप्ट्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज से कितना होगा। सो ओवरऑल अगर हम वापस इन आंकड़ों पर जाते हैं तो टोटल रेवेन्यू रिसीट्स जो हमने पिछले साल देखी थी कि वो 22,04,422 करोड़ अनुमानित की गई थी, जो कि बढ़ी है 23,48,000 करोड़ हुई है। और इस साल पिछले साल के रिवाइज्ड एस्टिमेट से 12% ज़्यादा हम लोग अनुमानित कर रहे हैं कि लगभग 26,32,000 करोड़ का रेवेन्यू रिसीट्स होगी। मतलब हम लोग कोई भी एसेट बिना बेचे सरकार को जो उत्पन्न होता है वो लगभग 26 लाख करोड़ का हमको होगा। ये हमने हमारा जो पॉइंट है इसमें अगर हम देखेंगे जो अपने हाथ में जो शीट है इसमें हम लोग 1, 2 और 3 ये 3 पॉइंट्स कवर कर चुके हैं। हमने रेवेन्यू रिसीट्स, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू इन दोनों का एडिशन करके यहाँ पर ये फिगर जुटाई है। अब जो इनकम आएगा वो खर्चा भी करना पड़ेगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो है कि जो हमको करना ही पड़ता है, जो करने के बाद कोई सच एसेट क्रिएट नहीं होगा, लेकिन पेंशन देनी है, कुछ स्कीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स चलानी है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड होगी, स्टेट को कुछ पैसा देना होगा, सब्सिडी में कुछ पैसा जाना होगा, कि जो करना ही करना है। सो वो खर्चा रहेगा जो कि हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में गिनेंगे। सो यहाँ पर हम लोग ये पॉइंट देखेंगे। पॉइंट नंबर 9 में हमारे शीट में देखिए, पॉइंट नंबर 9 में रेवेन्यू अकाउंट पर कितना खर्चा हुआ है, पॉइंट नंबर 10। सो ये है 31,94,000 करोड़, फिगर मैच हो रहा है। यहाँ पर देख लीजिए पॉइंट नंबर 10 के आंकड़े, बजट एस्टिमेट्स पिछले साल के 31,94,663 करोड़ ये अनुमानित किए गए थे, लेकिन हमारे खर्चे बढ़े हैं, ये हुए हैं 34,58,000 करोड़। और इस साल हम लोग अनुमानित कर रहे हैं कि ये और थोड़े से बढ़ेंगे, ये लगभग 35 लाख करोड़ होंगे। कि हमको तो 23 लाख ही उत्पन्न रिवाइज्ड है और यहाँ पर 34 लाख का खर्चा, या फिर हम लोग इस साल बजट की बात करेंगे तो हमारा उत्पन्न होने वाला है कि 26 लाख करोड़ ही हमारा रेवेन्यू रिसीट्स होंगे और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये 35 लाख करोड़ का होगा। सो हमको यहीं पर 35 लाख करोड़ खर्चने हैं और 26 लाख करोड़ का उत्पन्न है। यहीं पर हमको इस साल के बजट एस्टिमेट्स में 8,70,000 करोड़ लगभग कम पड़ रहा है। ये जो कम पड़ रहा है रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, इसको हम कहेंगे रेवेन्यू डेफिसिट। हमारे हाथ में जो शीट है उसमें पॉइंट नंबर 15 देखिए, ये बराबर वैसे के वैसे यहाँ पर हम लोग मैच कर पा रहे हैं। रेवेन्यू डेफिसिट पिछले बार 9,90,000 हमने कहा था, लेकिन वो लगभग 11,10,000 हुआ और इस बार 8,70,000 करोड़ हमको कम पड़ रहा है रेवेन्यू डेफिसिट के चलते। सो यहाँ तक हम पहुँच गए कि हमारा इनकम है, हमको खर्च करना है, हमको 8,70,000 करोड़ कम पड़ रहा है। अब हमको 8,70,000 करोड़ अगर ये आंकड़ा 0 तक लाना है, या तो हमको इनकम बढ़ानी पड़ेगी या हमको खर्चे कम करने पड़ेंगे। अब खर्चे तो हम बहुत हद तक कम नहीं कर सकते क्योंकि पेंशन जो देनी है वो देनी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है वो करनी है, सब्सिडी करनी है, डिफेंस पर खर्चा करना ही है। सो हमको इनकम बढ़ाना पड़ेगा। अब इनकम बढ़ाने के लिए तो हमको एसेट क्रिएशन के लिए कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ेगा, तभी जाकर हमारे रेवेन्यू रिसीट्स बढ़ेंगे। तो एसेट, जो खर्चा करने के बाद एसेट क्रिएट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर हम पिछले 8 साल के बजट देखेंगे 2014 के बाद के, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। इसके पहले ऐसा था कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत बड़ा होता था, उसकी तुलना में कैपिटल एक्सपेंडिचर एकदम छोटा हुआ करता था, क्योंकि एक था कि इनकम बढ़ानी पड़ेगी, खर्चे कम करने पड़ेंगे। लेकिन इनकम कैसे बढ़ाते हैं शायद इस पर कभी फोकस नहीं किया। खर्चे तो कम हो सकते नहीं क्योंकि बहुत सारे खर्चों के इधर उधर पैर फूट जाते थे, जो इधर उधर जाना पड़ता था। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर भी फिर थोड़ी सी रूम बचती थी, तो थोड़ा सा ही कैपिटल एक्सपेंडिचर पर फोकस होता था और खर्चा बढ़ाना नहीं है, थोड़ा सा ही खर्चा करते हैं। लेकिन पिछले गत कुछ वर्षों के अगर हम आंकड़े देखेंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पर बहुत ज़्यादा फोकस हुआ है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे पिछले साल 7,50,000 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे ऐसा बोला था। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, रेलवेज में होगा, रोड में होगा, डिफेंस में होगा, अलग अलग जगह पर। सो 7,50,000 करोड़ होगा ऐसा अनुमानित किया गया था, जो कि 7,28,000 करोड़ लगभग हुआ है। उतना ही खर्च कर पाए, 30,000 करोड़ कम ही खर्च कर पाए हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर के चलते। और इस साल जब
जब ये अनाउंसमेंट हुई थी तो बजट की स्पीच हम लोग सुनते हैं तो हमको अक्सर मेज़ थपथपाने की आवाज़ हमको सुनाई देती है, लेकिन जब ये आंकड़े आए थे तो जो लोग थोड़े से फिनेंस पढ़ने वाले, अर्थशास्त्र पढ़ने वाले, उनकी आंखें बहुत ज़्यादा चौंक गई थी, क्योंकि मार्केट में भी सब लोग कह रहे थे कि 7.5 लाख करोड़ पिछले साल बोला था, तो इस बार शायद 8.5 या 9 लाख करोड़ तक कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, लेकिन ये आंकड़ा 10 लाख करोड़ तक पहुँचाया है। ये 10 लाख करोड़ ये आप ही में बहुत बड़ा आंकड़ा है आज तक का। मतलब जब से मुझे याद है जब पहला बजट एनालिसिस 2011 में मनीबी इंस्टीट्यूट ने किया था तो बजट का साइज 10,80,000 करोड़ था, और आज सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर, टोटल बजट का साइज 10,80,000 करोड़ था, और आज केवल कैपिटल एक्सपेंडिचर 10 लाख करोड़ है, जो आप ही में सबसे बड़ी बात है इस बजट की। क्या है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का 10 लाख करोड़ जो टोटल बजट के लगभग 33% है, टोटल एक्सपेंडिचर के टोटल लगभग 33% है। 10 लाख और ये 3 लाख टोटल ऐड कर देंगे तो 10 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर करना ये आप ही में बड़ी बात है। अब हम लोग के खर्चे कौन से हैं? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की जो हमको करनी ही है जिंदा रहने के लिए और देश चलाने के लिए, और कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट क्रिएट करने के लिए। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो ये जो आंकड़े आएंगे ये है हमारे टोटल एक्सपेंडिचर। पिछले साल का बजट अनुमानित किया गया था 39 लाख करोड़ का, जो कि बढ़कर हुआ 41 लाख करोड़, और इस साल का बजट आया है 45 लाख करोड़ का। हमारे डॉक्यूमेंट में अगर हम देखेंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर पॉइंट नंबर 9 अगर हम देखेंगे हमारे डॉक्यूमेंट में तो 45 लाख करोड़ ये जो आंकड़ा है ये है हमारा बजट का साइज, कि हमारा बजट कितने का है। 35 लाख करोड़ का हमारा बजट का साइज है। अब 35 लाख करोड़ के हमारे बजट का साइज है, जिसमें से इनकम तो हमारी केवल 26 लाख करोड़ ही है। 8 लाख करोड़ तो पहले ही हमारे पास नहीं थे, प्लस 10 लाख करोड़ तो कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च कर रहा है, तो टोटल ये 8 लाख और ये 10 लाख, ओरली अगर हम गणित कर लेंगे तो 18 लाख करोड़ हमारे पास लगभग नहीं है। ओरल अगर गणित कर लेंगे हम लोग तो, कि पहले 8 लाख करोड़ का रेवेन्यू डेफिसिट था और कैपिटल एक्सपेंडिचर और एडिशनल 10 लाख करोड़ करना है, तो टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमारे पास 45 करोड़ खर्च करने हैं और हमारा इनकम जब 26 लाख करोड़ है, ये 35 लाख में से ये 26 निकालेंगे तो 18 लाख करोड़ आएगा, जो कि अभी हमने गणित किया कि हमको 35 लाख करोड़ टोटल खर्चने और हमारे पास केवल 26 लाख करोड़ ही है। ये 18,70,000 करोड़ हमारे पास नहीं है। ये 18,70,000 करोड़ जो हमारे पास नहीं है, हम दो तरीकों से करेंगे। या तो यहाँ पर कुछ हमने हेड्स लिए हैं, रिकवरीज ऑफ लोन्स, अदर रिसीट्स। रिकवरीज ऑफ लोन, जो कुछ लोन दिया होगा उसको रिकवर करके लगभग 23,000 करोड़ आएंगे। अदर रिसीट्स, डाइवेस्टमेंट्स हो या ये सारे हेड्स के चलते ये कुछ आंकड़े आएंगे, और ये माइनस करने के बाद ये जो आंकड़ा बचता है कि 17,86,000 करोड़ हमारे पास नहीं है। ये जो पैसा नहीं है ये गवर्नमेंट बोरो करेगी, और जो पैसा गवर्नमेंट बोरो करती है उसको फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है, जिसके बारे में बहुत बार अपने बजट में चर्चा होती है। दिन भर आप कोई भी चैनल उठाकर निकाल लीजिए, फिस्कल डेफिसिट ये शब्द 3 मिनट के चर्चा में एक ना एक बार कान पर आता ही है। सो ये 17,86,000 करोड़ ये हमारा फिस्कल डेफिसिट। अब हमको मैच तो करना पड़ेगा ना, कि ये 18 लाख करोड़ हमारे पास नहीं थे, 26 लाख करोड़ हमारे पास थे, ये 18 लाख करोड़ हम लोग कहीं ना कहीं से जुटाने वाले। कहाँ से जुटाने वाले? तो रिकवरीज ऑफ लोन, अदर रिसीट्स और फिस्कल डेफिसिट जो बोरो करेंगे, ये तीनों को जोड़ के 18 लाख करोड़ आ जाएंगे। सो 26 लाख करोड़ या 18 लाख करोड़, टोटल रिसीट 45 लाख करोड़ हो गए। हमारा बजट में हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों यहाँ पर बैलेंस हो गया। सो 45 लाख करोड़ यहाँ पर हमारा टोटल बजट का साइज, इनकम 45 लाख करोड़, एक्सपेंडिचर 45 लाख करोड़। 45 लाख करोड़ में से 26 लाख करोड़ हमारा रेवेन्यू रिसीट्स है, बचे कैपिटल रिसीट्स है, उसमें से लगभग 17,86,000 करोड़ का हमारा फिस्कल डेफिसिट है। बाकी डाइवेस्टमेंट और रिकवरीज ऑफ लोन से आ जाएगा। इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर 10 लाख करोड़ का है। ये हो गए बेसिक आंकड़े। अब इसमें देखने वाली चीज क्या क्या है? इसमें देखने वाली चीज इंपॉर्टेंट है, ये मतलब ये आप ही के बजट के डॉक्यूमेंट में नीचे जीडीपी के आंकड़े दिए हैं। यहां पर ये जो नीचे छोटे छोटे अक्षरों में दिया है, ये पिछले साल के 273 लाख करोड़
और इस 301 लाख करोड़। सो ये जीडीपी के आंकड़े हैं। ये जीडीपी के आंकड़ों को अगर हम यहीं पर वापस लिख ले और एक्सेल में थोड़े से गणित कर ले तो फिस्कल डेफिसिट टू जीडीपी 6.1 का 6.4 हुआ है। और अगली बार देखिए कि ये 5.9 आंकड़ा करने में सरकार ने उद्देश्य रखा है कि अगली बार ये फिस्कल डेफिसिट टू जीडीपी के जो आंकड़े हैं, फिस्कल डेफिसिट टू जीडीपी, ये 273 लाख करोड़ और ये 301 लाख करोड़। ये यहां पर बेसिक मैथ्स किया है। ये यहां पर ये 17,86,000 करोड़ इस साल का फिस्कल डेफिसिट टू जीडीपी जो कि 301 लाख करोड़ है। इसको अगर देखेंगे तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमने समझना बहुत जरूरी है अगर हम बजट का विश्लेषण कर रहे हैं कि हमने फिस्कल डेफिसिट टू जीडीपी, ये टारगेट पर हमेशा चर्चा होती है। यहाँ पर एब्सोल्यूट टर्म्स में फिस्कल डेफिसिट बड़ा होगा, यहाँ पर भी फिस्कल डेफिसिट एब्सोल्यूट टर्म्स में बड़ा है, लेकिन रिलेटिव टर्म्स में जीडीपी भी बढ़ा है करके ये आंकड़ा यहाँ पर कम आया है। और ये आंकड़ा कम जो आया है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज 2-3 जगह पर जब चर्चा हो रही थी तो किसी ने कहा था कि ये पैसा आएगा कहाँ से, तो ये पैसा बोरो करेगी गवर्नमेंट। और अगर हम पिछले हम लोग बजट जब आता है तो किसी भी चैनल पर देखिए कि बजट आने के बाद स्टॉक मार्केट ऊपर गया कि नीचे गया, कि स्टॉक मार्केट में निराशाजनक था, निफ्टी नीचे बंद हुआ, सेंसेक्स थोड़ा सा ऊपर बंद हुआ, इसके बारे में चर्चा होती है। लेकिन इससे अलग एक चीज है जिस पर हमने बहुत ज्यादा गौर करना चाहिए, वो मतलब बॉन्ड मार्केट, जो कि आपसे और हमसे डायरेक्टली जुड़ा है लेकिन हम लोग उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते। बॉन्ड मार्केट की अगर हम बात करेंगे, सरकार बोरो करेगी 17,86,000 करोड़। जैसे आप और हम, अगर हमारा सिविल स्कोर अच्छा है तो हमको कम ब्याज दर में लोन मिलता है। वैसे ही गवर्नमेंट का है कि गवर्नमेंट के अगर खर्चे अच्छे हैं, उसके खर्चों के प्लान्स बराबर है, उसका सब चीजें बराबर चल रही है, एग्जीक्यूशन सब बराबर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हो या फिर जो लोग पैसा लगाने वाले हैं वो उस पर गौर करेंगे। तो अगर हम देखेंगे तो 10 ईयर जीसेक यील्ड जो है, 10 साल गवर्नमेंट को अगर पैसा उठाना है, गवर्नमेंट 10 साल के टेन्योर के लिए पैसा उठाती है और जो पेपर इशू करती है उसको जीसेक कहते हैं। जीसेक की जो यील्ड है वो अगर सब बराबर नहीं होता, फिस्कल डेफिसिट बड़ा है और बराबर नहीं चल रहा है, तो हमारे ब्याज दर भी बढ़ते। सिबिल स्कोर अच्छा है तो ब्याज दर कम होते हैं, अगर सिबिल स्कोर खराब है तो ज्यादा महंगा लोन लेना पड़ता है। यूजुअली होता है ना, अगर किसी का सिबिल स्कोर 600 से कम है, 500 से कम है, तो उसको पीएसयू बैंक लोन नहीं देती, फिर प्राइवेट बैंक भी लोन नहीं देती, फिर उसको कोई किसी एनबीएफसी के पास जाना पड़ता है। फोन थोड़ा सा साइलेंट कर लेंगे तो इट विल बी हेल्पफुल। तो फिर उसको पीएसयू लोन नहीं देगी, कोई प्राइवेट बैंक लोन नहीं देगी, फिर उसको फिर भी अगर लोन चाहिए क्योंकि सिबिल स्कोर खराब है तो उसको कोई एनबीएफसी के पास या प्राइवेट जगह जाना पड़ता है जहां पर उसको महंगा लोन मिलता है। तो 10 ईयर जीसेक यील्ड ये अगर सब खराब होता तो बढ़ती, लेकिन ये देखना जरूरी है कि बॉन्ड मार्केट में पिछले कुछ दिनों में इकोनॉमिक सर्वे, आज का बजट और इसके बाद 10 ईयर जीसेक यील्ड कम हुई है। मतलब जो लोग हमारे देश पर पैसा लगाना चाहते हैं, जीसेक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो लोग कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि देश का प्लान्स और बाकी सारी चीजें और एग्जीक्यूशन ये सही जगह पर जा रहा है। सो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है देखनी कि फिस्कल डेफिसिट एब्सोल्यूट टर्म्स में बढ़ा है, कैसे करेंगे। ये दूसरा कि यहाँ पर रेवेन्यू डेफिसिट टू जीडीपी के आंकड़े, ये 3.6%। वापस रेवेन्यू डेफिसिट टू जीडीपी हम लोग जैसे अभी कैलकुलेट किए थे वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। सो रेवेन्यू डेफिसिट टू जीडीपी यहाँ पर 3.6 का 4.1 हुआ है, लेकिन ये बहुत महत्वाकांक्षी आंकड़े है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि अगले साल हम लोग अनुमानित कर रहे हैं कि ये 2.9% होगा। सो ये बहुत महत्वाकांक्षी चीज है कि हम लोग यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर कहीं ना कहीं कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोग धड़ल्ले से कर रहे हैं। हमारा एक्सपेंडिचर का क्या कहते हैं, सो वो एक्सपेंडिचर का जो क्वालिटी है, फिर एक्सपेंडिचर रेवेन्यू और कैपिटल में अगर करेंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छा होता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहीं ना कहीं कम कर रहे हैं, इनकम बढ़ाने के प्रयास में है, टैक्स इनकम हमारी बढ़ रही है। सो ओवरऑल ये आने वाले दिनों में, सर बंद करून द्या किंवा सायलेंट करा ना प्लीज, विनंती है। आने वाले
रेवेन्यू डेफिसिट ये बहुत महत्वाकांक्षी है कि 3.6% का इस बार 4.1 हुआ है, लेकिन आने वाले साल में हम लोग अनुमानित कर रहे हैं कि ये 2.9% होगा और धीरे धीरे FRBM के अगर हम लोग फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बजटरी मैनेजमेंट का अगर हम लोग एक्ट और उसके सारे आंकड़े देखेंगे और उसके सारे प्रोजेक्शंस देखेंगे तो आने वाले दिनों में ये और धीरे धीरे रेवेन्यू डेफिसिट टू GDP और आंकड़े कम लाने के प्रयास में ये सरकार है। अब ये बोरो कर रहा है, लोन ले रहा है, इस पर भी चर्चा हुई। कोई कह रहा था कि अरे डेट टू GDP हमारे देश का इतना बढ़ रहा है, उस पर बात क्यों नहीं करते। 70 साल का लोन और पिछले 5 साल का लोन, पिछले 5 साल जितना 70 साल में लिया था उतना पिछले 5 साल में लोन लिया है। एक चीज यहाँ पर समझनी हमको बेहद जरूरी है कि लोन खराब है कि अच्छा है ये तब तय होता है उस लोन का उपयोग हम कहाँ कर रहे हैं। अगर लोन लेने के बाद होम लोन लिया है और उसका पैसा घर बनाने के लिए लग रहा है तो फिर वो लोन ठीक जगह जा रहा है, लेकिन लोन लेने के बाद अगर वो पैसा पार्टी करने में या ऐसी कई जगह पर खर्च हो रहा है जिसका कोई मतलब नहीं है, तो इसके पहले ऐसा हुआ है जितना भी लोन लिया है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में खर्च हुआ है कि जहां से कोई भी एसेट नहीं बना। समझ में आ रही है चीज। 70 साल जो लोन लिया उससे सच बहुत, और अभी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की इतनी बात हो रही है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड की बात हो रही थी, हम लोग एग्री पर भी बात करेंगे, ये एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ पर हो रहे हैं अभी सेक्टर वाइज भी थोड़ा सा देखेंगे। हम लोग देख सकते हैं कि हमारे आजू बाजू में इंफ्रास्ट्रक्चर कितना भयंकर बड़ी तादाद में बढ़ रहा है। 2014 के पहले मेट्रो के बोर्ड्स लगने के बाद बहुत कम लोगों ने अनुमानित किया था कि 5 साल में मेट्रो कभी दिखेगी भी। जिन जिन लोगों ने मेट्रो के बोर्ड्स देखे थे कि एक जनरल आदत है कि सरकारी प्रोजेक्ट है 10-15 साल तो चलना ही चलना है, आराम से अगली जनरेशन शायद मेट्रो देखेगी। लेकिन मेट्रो हो, रोड्स हो, हमारे आजू बाजू में कहीं पर भी हम लोग जाते हैं तो पक्की सड़क मिलती है। बहुत दूर क्यों जाना, नागपुर मुंबई समृद्धि महामार्ग का एग्जाम्पल हमारे आंखों के सामने कि शिरडी तक बना है 4, 4.5, 5, 5.5, 6 घंटों में लोग 500-550 किलोमीटर का अंतर पार कर पा रहे हैं। पहले ऐसा था कि हम लोग बहुत ज़्यादा ग्रेट कर नहीं पाए थे ऑरेंज प्रोसेसिंग में। हमारे यहाँ पर ऑरेंज सिटी हम लोग कहे जाते हैं, लेकिन जो फ्रूटी हम पीते हैं उसमें जो ऑरेंजेस है वो हमारे देश के नहीं किसी और देश के ऑरेंजेस इस्तेमाल होते हैं, जबकि सबसे अच्छी क्वालिटी का संतरा हमारे यहाँ पर बनता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ से अगर मुंबई में जाना है, पोर्ट तक पहुंचना है, एक्सपोर्ट अगर करना है तो रोड्स ही नहीं थे और पेरिशेबल चीज है, उसको हम इतने अच्छे तरीके से लॉजिस्टिक्स हमारा डेवलप्ड नहीं था। सो लॉजिस्टिक्स पर बड़े पैमाने पर कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, फिर हर थोड़े अंतर के बाद कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स पर काम हुआ है। पिछले कुछ सालों में रोड्स बने हैं, पायाभूत सुविधाएं जिसको हम मराठी में कहते हैं, उस पर काम हुआ है और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ताकत से काम हुआ है। सो जो गवर्नमेंट लोन ले रही है, लोन की क्वालिटी ये निश्चित करती है लोन कहाँ इस्तेमाल हुआ है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इस्तेमाल हुआ है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में इस्तेमाल हुआ है। और जैसे कि मैंने कहा कि 2010-11 में 10,80,000 का टोटल बजट का साइज और आज केवल 10 लाख करोड़ का कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये आप ही में पूरी स्टोरी बतलाता है, आप ही में पूरी कहानी बतलाता है कि हम कितने ज्यादा अग्रेसिव है कैपिटल एक्सपेंडिचर करने में। और जब भी कभी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है तो अगर रोड्स बनते हैं तो लेबर्स लगेंगे, इंजीनियर्स लगेंगे, प्रोक्योरमेंट सीमेंट का होगा, स्टील का होगा, उसके लिए मशीनरी लगेगी। सो ये पूरी एक साइकिल है कि अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है तो कहीं ना कहीं रोजगार निर्मित में उसका बहुत बड़ा योगदान और हाथ होता है। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर पर हमने भी बात की। अब ये जो एक्सपेंडिचर हमने इतना जो देखा है कि टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो या कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, क्विकली हम लोग देखते हैं कि ये जो पैसा आया है टोटल 1 रुपया अगर सरकार के पास आता है तो कितना पैसा कहां से आता है। वी विल जस्ट हैव अ क्विक लुक टू इट कि रेवेन्यू रिसीट्स जो आते हैं, सो यहाँ पर हम देख सकते हैं 15 पैसे कॉर्पोरेशन टैक्स से आते हैं, 15 पैसे इनकम टैक्स से आते हैं, कस्टम से 4 पैसे आते हैं, यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 7 पैसे, ये जीएसटी का बड़ा एक यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जीएसटी से 17 पैसे आते हैं, बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज से 34 पैसे आते हैं। सो ये टोटल यहाँ पर हम देखेंगे कि ये 1 रुपया जब आता है तो कहाँ कहाँ से आता है, इसका हमने यहाँ पर गौर किया। अब 1 रुपया जाता है तो कहाँ कहाँ जाता है थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। हम टोटल बहुत बड़ा जो एक चंक है
वो इंटरेस्ट पेमेंट पर गंवाते हैं। 1 रुपया जो हम लोग हमारे यहाँ से जाता है उसमें से 20 पैसा ये इंटरेस्ट पेमेंट पर जाता है, कि ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हम लोग धीरे धीरे डेट कम करेंगे, डेट सर्विसिंग प्रॉपर होगा, पब्लिक फाइनेंस अगर बराबर होगा, पब्लिक फाइनेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो अगर बराबर होगा तो इस पर भी कहीं ना कहीं हम लोग रोक लगा सकते हैं और इसको एक अलग अच्छा शेप भविष्य में हमको देखने को मिल सकता है। सब्सिडीज की यहाँ पर बात हुई है, 7 पैसे सब्सिडीज पर जाते हैं। कृषि पर एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड की बात हुई। आज का बजट 7 सप्तर्षि के ऊपर उन्होंने गौर किया था और 7 सप्तर्षि में से इंक्लूजन ये एक पहला जो टॉपिक था कि सबको साथ में लेकर हम लोग काम करेंगे। इसमें कृषि की अगर हम बात करेंगे तो एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड तो ये एक है ही, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज एग्री में उन्होंने करी है वो मतलब कृषि पत संस्थाएं जो है उनको मल्टीपर्पज का पत संस्था का दर्जा दिया जाएगा। अब क्या होगा इससे? 20 अलग अलग क्षेत्रों में वो लोग काम कर पाएंगे जो कृषि पत संस्थाएं हैं। राइट फ्रॉम प्रोसेसिंग को क्रेडिट देने से तो पेट्रोल पंप को क्रेडिट देने तक सारे क्षेत्र में वो काम कर पाएंगे। तो बड़े पैमाने पर पैसा ये रूरल इंडिया में और एग्रीकल्चर क्षेत्र में जाएगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म वैल्यू चेन करने का प्रयास एग्रीकल्चर क्षेत्र में हुआ है। पीपीपी मॉडल में कॉटन वैल्यू चेन पर काम करने का ये हुआ है। मिलेट्स वैल्यू चेन, ये तो मिलेट्स ईयर करके अनाउंस भी हुआ है। एस जयशंकर साहब जब बाहर कहीं जाते हैं तो यूएस में वगैरह मिलेट्स लंच ऑर्गेनाइज किया जाता है लोगों के लिए। अन्नश्री करके एक उन्होंने उसके बारे में बात करी। ये जो सारे मिलेट्स है जिसमें नाचनी आएगी, भगर आएगी, कुट्टू आएगा, ये सारी जो चीज़ें हैं इसके सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं हम, और एक्सपोर्टर तो है ही, साथ में सबसे बड़े प्रोड्यूसर भी है। उसके ऊपर भी बहुत सारा काम हो रहा है, काम किया गया है। नेचुरल फार्मिंग, शिवाजी सर ने भी बताया कि नेचुरल फार्मिंग पर कोई एक स्टार्टअप है जो काम कर रहा है। नेचुरल फार्मिंग पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग किस तरीके से आएंगे जिससे कम खर्च से ज़्यादा प्रोडक्शन देने वाले क्रॉप्स हम कैसे ले पाएंगे, इस पर प्रयास है। 1 करोड़ लोगों को इस नेचुरल फार्मिंग के तहत लाने का एक महत्वाकांक्षी योजना कृषि में देखने को मिल रही कि नैसर्गिक नेचुरल खेती की तरफ पलटाने का या फिर लेकर जाने का प्रयास है। प्राइवेट और किसान, प्राइवेट एंटिटीज और किसान, इनको साथ में लेकर ये सारे कदम उठाए जाएंगे। फिर बहुत सारी चीज़ें हॉर्टिकल्चर के लिए 2200 करोड़ दिए हैं, फ्रूट्स और डेवलपमेंट के लिए 20 लाख करोड़ तक का चीज़ें, 20 लाख करोड़ तक का किसान कृषि क्षेत्र में वित्त पुरवठा लगभग 20 लाख करोड़ तक का कराने का प्रयास है। सो कृषि क्षेत्र में बहुत ज़्यादा फोकस किया क्योंकि आज भी 60% जनता ये कृषि पर निर्भर करती है, और एग्रीकल्चर का बजट है ये भी बहुत ज़्यादा फोकस करके उस पर गौर करने का प्रयास इस बार हमको देखने को मिला। कृषि रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें इस बजट में है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इस पर निर्भर है उनको सही मायने में मदद मिले। वैल्यू चेन्स डेवलप करके, क्लस्टर्स डेवलप करके, प्रोसेसिंग यूनिट्स डेवलप करके, कोल्ड स्टोरेज चेन तैयार करके, प्राइवेट एंटिटीज़ को वहाँ पर लाकर, और जैसे हमने देखा कि सॉइल हेल्थ कार्ड हो या फिर पीएम किसान सम्मान निधि हो, 6000 हो, इस तरीके की अलग अलग चीज़ें देकर बहुत सारा प्रयास इस बजट में देखने को मिला। देन एजुकेशन के लिए सर ने ऑलरेडी बात करी है। सो डिफेंस की बात यहाँ पर हुई थी। हमने यहाँ पर देखा कि डिफेंस पे भी 8 पैसे यहाँ पर खर्च हो रहे हैं। एक चर्चा है कि हमारे सामने चीन का इतना बड़ा आह्वान है, पाकिस्तान के साथ हमारे बहुत ज़्यादा संघर्ष कुछ ख़त्म नहीं हुआ और बहुत अच्छे संबंध है नहीं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इस बजट में और पिछले कुछ दिनों से हम लोग देख पाएंगे कि हमने इम्पोर्ट्स पर रोक लगाई कि हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें डिफेंस में इम्पोर्ट नहीं कर पाएंगे। हमने इंडिजिनस प्रोडक्ट 300 से ज़्यादा डिफेंस के प्रोडक्ट, डिफेंस में लगने वाले प्रोडक्ट इंडिजिनस हो, इस पर हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और हमने उन सारी कंपनीज को अभी एक्सपोर्ट का टारगेट भी दिया है। सो डिफेंस में हम लोग जहाँ पर रशिया, फ्रांस और इजराइल और बाकी सारे देशों पर निर्भर रहते थे, अब वो सारी की सारी चीज़ें आत्मनिर्भर करने का प्रयास हो रहा है। सो बजट विश्लेषण करने के बाद अगर निवेशक करके हम वहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी अगर ढूंढ पाए तो इस नज़रिए से भी हमने कृषि के बारे में जो बात की। फिर पाइप्स
सप्लाई करने वाली कंपनी होगी या सीड्स प्रोसेसिंग करने वाली कंपनी होगी, आंकड़े जरूर देख लीजिएगा। लेकिन कौन सी कंपनीज उस क्षेत्र में काम करती है, डिफेंस में कौन सी कंपनी डिफेंस क्षेत्र में कौन सी कंपनी काम करती है, इस पर हम लोग गौर कर सकते हैं। इसमें बहुत प्रमुखता से नागपुर की एक बड़ी कंपनी है, दिस इज़ नॉट अगेन कि वो खरीदो ऐसा नहीं बोल रहे, लेकिन हम में से बहुत लोगों को तो पता भी नहीं था कि नागपुर की कोई कंपनी डिफेंस में इतने बड़े पैमाने पर या एक्सप्लोजिव्स में इतने बड़े पैमाने पर काम करती है। सो अगर हम कर रहे हैं तो इस तरीके से भी हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से काम हो रहा है ये सारी चीज़ों पर। देन हमने 7 सप्तर्षि को इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग लास्ट माइल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, अनलिशिंग पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर, फिनेंशियल सेक्टर, ये सारी चीज़ों पर काम करी। इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर में एक चीज़ छूट गई जब कि एक अहम चीज़ इस बार करने के प्रयास में है, वो मतलब कि स्टेट्स को सेंट्रल 50 साल का बिन ब्याजी कर्ज देने वाली है, जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के चलते खर्च होगा। सो जहाँ पर स्टेट इतने बड़े सेंट्रल इतने बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट करेगी, साथ ही साथ स्टेट को भी 50 साल तक का बिन ब्याजी कर्जा मिलने वाला है, 50 साल जिसका टेनर रहने वाला है, जो भी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करके देखने को मिलेगा। कैपेक्स 33% हमने देखे। रेलवेज के ऊपर यूजुअली चर्चा अभी तक था कि रेलवेज का एक अलग बजट होता है, लेकिन रेलवेज के लिए 2,40,000 करोड़ इस बार बजट में प्रावधान किया गया है। रेलवेज का अलग बजट होता था, लेकिन पिछले कुछ साल से रेलवे का बजट भी इसी बजट में हम लोग इंक्लूसिव कर रहे हैं। 2,40,000 करोड़ रेलवे के लिए रखे। कितनी वंदे भारत ट्रेन हमने पिछले साल में शुरू होते हुए देखी है। इसमें रोजगारी का या एम्प्लॉयमेंट का एक आंकड़ा बहुत बार चर्चा में आता है कि पिछले 16 महीनों का सबसे बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा आया है। और किसी ने कहा था कि 35,000 करोड़ जॉब्स के लिए 1 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया। यंगस्टर्स यहाँ पर बैठे, सबको सरकारी जॉब करने का भी एक अलग एक्साइटमेंट रहता है कि, और एक जनरल एक परसेप्शन बना है कि सरकारी जॉब एक बार लग गई तो फिर कोई टेंशन नहीं है, 9 बजे जाना 6 बजे आना, चीज़ें एकदम आसान रहती है। बट अभी रेलवे में 75,000 नए जॉब्स इस साल वो लोग करने वाले, 75,000 करोड़ रुपए नई स्कीम्स के लिए देने वाले। 100 नई स्कीम्स यहाँ पर आएगी। एजुकेशन के बारे में सर ने बात की, 38,800 शिक्षकों की भर्ती भी होने वाली है। हेल्थ केयर में ये गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। कोविड में हमने देखा था कि पैरासिटामोल होगी या बाकी सारी चीज़ें होगी, इस पर बहुत सारे मेडिसिनल प्रोडक्ट्स आज भी 40% अमेरिका में जो इस्तेमाल होते हैं वो 40% इंडियन होते हैं। सो ऐसे परिप्रेक्ष्य में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। 2021 में 20-21 में 1,40,000 करोड़ की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री थी वो 2030 तक 7 लाख करोड़ 5 फोल्ड लेकर जाने का इनका प्रयास है। उसी के चलते जहाँ पर हम लोग अभी तक 40% केवल दवाई किसी देश को दे रहे थे, अभी जितने 2014 के बाद जितने भी मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं, लगभग 157 मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर नर्सिंग कॉलेज साथ में उनको जोड़े जाएंगे कि जहाँ से नर्सेस भी बाहर निकलेगी। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो कि इस बजट में हमको देखने को मिली। सो एजुकेशन, फार्मास्यूटिकल, डिफेंस एंड कृषि, इसके ऊपर हमने बात की। मिशन कर्मयोगी के चलते गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को भी ट्रेन करने का प्रयास इस बजट में है। विवाद से विश्वास 2 ये स्कीम्स आने वाली है। कौशल विकास योजना 4.0 ये लॉन्च की गई है। लाखों लोगों को फिर से स्किल डेवलपमेंट के तहत उनको स्किल बनाने का प्रयास होगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के चलते 37 लाख युवकों तक पैसा वितरित किया जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इस बजट के चलते वो मतलब कि
यूजुअली जो लोग बाहर ट्रैवल करते हैं, बहुत सारे लोग कभी भी छुट्टी होती है तो बाहर ट्रैवल करते हैं। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए देखो अपना देश ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने चालू किया, उसके चलते आने वाले एक साल में 50 ऐसे शहर आइडेंटिफाई किए जाएंगे और उनको डेवलप किया जाएगा कि जहाँ पर टूरिस्ट गाइड हो, सिक्योरिटी हो, फूड स्टॉल्स हो और टूरिज्म को लगने वाली सारी चीज़ें, वो उसी के चलते लगभग दे आर एस्टिमेटिंग कि 35 लाख करोड़, 35 लाख, अभी करोड़ गलती से ये किया, 35 लाख नए जॉब्स टूरिज्म में, मतलब रोजगार की अपॉर्चुनिटी 35 लाख, ये भी टूरिज्म के चलते तैयार करने का एक प्रयास है। क्रेडिट गारंटी स्कीम ये भी एक लाने का प्रयास है। देन सामान्य जनता के लिए राजेश भैया उस पर गौर करेंगे, लेकिन सामान्य जनता के लिए स्पेसिफिकली महिलाओं के लिए 2 लाख महिलाओं के लिए 2 साल तक हम लोग निवेश कर पाएंगे कि जिस पर 7% का ब्याज मिलेगा। सीनियर सिटीजन्स के लिए जो 15 लाख की लिमिट थी वो 30 लाख कर दी गई है। सो सीनियर सिटीजन वहाँ पर अपना पैसा निवेश कर पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें, डायरेक्ट टैक्सेस कंप्लायंस इजी कर दिए गए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हज़ारों जो नियम थे वो कहीं ना कहीं कम कर दिए गए। टर्नओवर 2 करोड़ के ऊपर ऑडिट लगता था, वो 3 करोड़ हो गया है। इनकम टैक्स के लिमिट्स भी बढ़ा दिए गए, जो कि हमने देखे होंगे कि किस तरीके से इनकम टैक्स के आंकड़े बढ़ाए। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने देखा कि 2019 में जो 3 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो 10 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। 11 करोड़ टॉयलेट्स हमने कंस्ट्रक्ट किए अभी तक पिछले 8 साल में। 9 करोड़ LPG कनेक्शंस उज्ज्वला योजना में दे चुके हैं। 47 करोड़ जनधन अकाउंट्स ओपन हो गए हैं। 9 करोड़ नल, ये मिशन जल शक्ति के अंतर्गत हमने लोगों तक पहुंचाया है। सो ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें इस गवर्नमेंट ने करी है। ये कुछ डेफिसिट के ट्रेंड्स हम लोग देखेंगे, एज अ इन्वेस्टर ये देखने ज़रूरी है। यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा गौर करेंगे तो ये कुछ आंकड़े हैं। ये 2020-21 का वो दौर था कि जब कोविड के चलते ये सारे डेफिसिट्स बढ़ गए थे, लेकिन ये सारे डेफिसिट्स कंट्रोल करने के लिए हम लोग अच्छे खासे सफल हुए। सो ये सारे डेफिसिट्स कम हुए। जो फाइनेंसिंग होता है डेफिसिट का, उसके भी यहाँ पर आंकड़े दिए गए। हमने बॉन्ड मार्केट की यहाँ पर बात की। रेवेन्यू रिसीट्स कहाँ से आते हैं ये हमने देखा। डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या क्या आता है वो हमने देखा। कैपिटल रिसीट्स में बोरोइंग और वो सारी चीज़ें देखी। टैक्स रिसीट्स अगर हम देखेंगे तो ये डायरेक्ट टैक्सेस है येलो वाले, ये ग्रीन वाले इनडायरेक्ट टैक्सेस है। ग्रॉस टैक्स रिसीट्स हमारे यहाँ पर टैक्स पेयर्स डायरेक्ट टैक्स के 3.5-4 करोड़ होंगे। GST में लगभग 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ लोग रजिस्टर्ड है। ये बेस और बढ़ाने की आवश्यकता है, जिस पर काम बहुत ताकत से चल रहा है। देन एक्सपेंडिचर, इस पर हमने बात की। ये इम्पॉर्टेंट है। हम लोग सेक्टर वाइज थोड़ा सा देखेंगे कि कौन से सेक्टर में इस बजट के चलते अपॉर्चुनिटी आई है। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर और इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। डिफेंस पे हमने बात की कि डिफेंस का एक्सपेंडिचर ये बढ़ा है। सो 4 लाख करोड़ से अभी 4,32,000 करोड़ ये डिफेंस पर हम लोग एक्सपेंडिचर करने वाले हैं, स्पेंड करने वाले हैं। सो यहाँ पर कौन सी कंपनियाँ रहती है, इस पर हम लोग थोड़ा सा गौर कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में हमने जैसे कि बात की 76,000 करोड़ से, ये एक्सक्लूडिंग PM किसान स्कीम्स के को एक्सक्लूड करके है। 76,000 करोड़ का 84,000 करोड़ होगा। कॉमर्स इंडस्ट्री का बजट भी बढ़ा है। एजुकेशन पर सर ने बात की। यूजुअली एजुकेशन में अब तक केवल सर्व शिक्षा अभियान पर बात होती थी और उसके बाद बहुत ज़्यादा कुछ बात नहीं होती थी, लेकिन सिक्योरिटीज़ मार्केट्स का ट्रेनिंग हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लैब सेटअप करने हो, या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देना हो, या न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो, बहुत अलग अलग तरीके से एजुकेशन को मेन थीम रखने का प्रयास हुआ है। लाइब्रेरीज वापस रीडिंग कल्चर डेवलप करने का भी प्रयास हुआ है। सो वो सारी चीज़ें भी हम लोग देख सकते हैं। एनर्जी, एक टाइम था कि पावर और बैंकिंग, ये 2 ही सेक्टर्स पर बहुत ज़्यादा लोग बुलिश हुआ करते थे, लेकिन एनर्जी एक 70,000 करोड़ और का एक्सपेंडिचर है जो 94,000 करोड़ होगा। सो यहाँ पर कौन सी कंपनियाँ हमको काम की लग सकती है वो हम देख सकते हैं। हेल्थ पर हमने अभी बात की।
यहाँ पर भी एक्सपेंडिचर बढ़ा है, 77,000 करोड़ का 88,000 करोड़ होगा। इंफॉर्मेशन एंड टेलीकॉम पर हम लोग सर्विस इंडस्ट्री में हम लोग दुनिया की आईटी सर्विस एक्सपोर्ट करने के लिए जाने जाते हैं, उसको डेवलप करने के लिए भी आईटी एंड टेलीकॉम के ऊपर भी हम लोग ऐसा देश है, यूपीआई के हमारे आंकड़े बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। हम लोग 40% दुनिया के जो रियल टाइम ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें से 40% ट्रांजैक्शन केवल भारत में होते हैं दुनिया के। ये आप ही में बहुत बड़ी चीज़ है। बीच में भी एक कॉन्क्लेव किया था तो उसमें नीलेश शाह जी ने एक उदाहरण दिया था कि कोई एक पत्रकार था जो कि हमेशा से इंडिया को नाम रखता था कि इसका ये खराब है, वो खराब है, वो खराब है। फिर उसकी ट्रांसफ़र यहाँ से यूरोप के किसी देश में हुई और उसको जब पैसे ट्रांसफ़र करने थे तो उसको 2 दिन लग गए। एंड देन ही रियलाइज्ड कि अरे नहीं, इंडिया बेटर था कि वहाँ पर रियल टाइम कहीं से भी कहीं पर पैसे हम भेज सकते हैं, फिर वो यूपीआई हो या बाकी सारी चीज़ें हो। 40% ट्रांजैक्शन हमारे यहाँ पर होते हैं और डेटा सबसे सस्ता लगभग अप्रॉक्सीमेटली मतलब लगभग सबसे सस्ता, नियरली सबसे सस्ता हमारे देश में है। देन साइंटिफिक डिपार्टमेंट्स में हमारे यहाँ पर R&D और पेटेंट्स इस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं होता था, लेकिन पिछले 8 साल में उस क्षेत्र में भी काम होते हुए हमने देखा है। ये एक कंपोजिशन ऑफ एक्सपेंडिचर है जो हमने जब भी कितना पैसा कहा गया वो एक ब्लॉक रूप में दिखाया गया है, ब्लॉक चार्ट के रूप में दिखाया गया है। देन सोशल वेलफेयर, अर्बन डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक हब और लॉजिस्टिक्स पर बहुत ज़्यादा काम होगा, ट्रांसपोर्ट्स पर बहुत ज़्यादा काम होगा, आने वाले दिनों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काम होगा, हमने इस पर अभी बात करी। रूरल डेवलपमेंट पर पीएम आवास योजना में भी काफ़ी बढ़ोतरी की गई है, 30% से ऊपर बढ़ोतरी करके लगभग 69,000 करोड़ का वहाँ पर भी अलॉटमेंट वहाँ पर उन्होंने बढ़ाकर किया है। देन जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन के चलते बहुत सारी कंपनीज है कि जो यूपी में इसका बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन है। जल जीवन मिशन में कौन सी कंपनीज है जो पाइप सप्लाई करती है, वाटर मोटर सप्लाई करती है या फिर सोलर पर पंप्स बनाती है, वो सारी चीज़ें देखकर हम यहाँ पर अपॉर्चुनिटी खोज सकते हैं। देन प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हमने करी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना रिलेटेड टू इट, अमृत क्षेत्र हमने सुना होगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव के चलते हर इलाके में 75 आज़ादी के अमृत महोत्सव के चलते हम 75 क्षेत्र बनाने का एक प्रयास है। देन किशोरी योजना, नहीं सॉरी, कृषि उन्नति योजना। देन प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत, सोशल सिक्योरिटी के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा होती थी, आयुष्मान भारत पर भी ये जो बजट है लगभग 1800 करोड़ से बढ़ाकर 4200 करोड़ किया है। सक्षम आंगनवाड़ी एंड प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के ऊपर हमने बात करी। ओवरऑल अगर हम बात करेंगे, अगर इसको सम अप करना है, हाँ इसमें इंपॉर्टेंट डिफेंस में देखिए कंस्ट्रक्शन वर्क नेवी में स्पेंडिंग अच्छा होगा, अदर इक्विपमेंट नेवी में खरीदने के लिए स्पेंड किया जाएगा, नेवल डॉकयार्ड डेवलप करने में स्पेंड किया जाएगा, एयरफोर्स के कंस्ट्रक्शन बेस कंस्ट्रक्ट करने के लिए स्पेंड किया जाएगा। डिफेंस क्षेत्र में भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी हमको मिल सकती है। अगर इसको सम अप करना है, एक कि आज के परिस्थिति में कल आर्थिक सर्वे आया, इकोनॉमिक सर्वे आया, आज बजट प्रेजेंट हुआ है, आज रात को फेड के रेट्स डिक्लेयर हो गए। फिर एक बार फेड के रेट्स डिक्लेयर हो गए तो इंटरेस्ट रेट हाइक अगर वहाँ पर होता है तो फिर यहाँ से पैसा वहाँ जाने की संभावना है, उसकी वजह से शायद फिर रुपया थोड़ा सा डिप्रिशिएट होगा। लेकिन आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन को जिस तरीके से हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, यूरोप में डबल डिजिट महंगाई, 40 साल के रिकॉर्ड तोड़, अमेरिका में 9% महंगाई, ऑस्ट्रेलिया के उनके डेट इश्यूज, अफ्रीका और सऊदी की हम लोग अरेबियन कंट्रीज़ की बात नहीं करेंगे। लेकिन ये सारे परिप्रेक्ष्य में इंडिया की अर्थव्यवस्था ऐसी है कि जो बहुत ताकत से आगे बढ़ रही है। हम लोग 10वें नंबर से 5वें पायदान पर आए हैं। हम लोग ऐसी एकमात्र अर्थव्यवस्था है कि जो कितनी तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रही है। चाइना को भी पीछे डालकर हम लोग
अपनी अर्थव्यवस्था की गति को बढ़ाए हुए है। 8% पिछली बार कहा था, अभी 6.5 हमारा अनुमान है। IMF कह रहा है कि 6.1 का ग्रोथ रेट तो होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर बढ़ता है तो ही रोजगार और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो ही रेवेन्यू रिसीट्स बढ़ेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो ही हम लोग देश का ग्रोथ रेट अचीव कर पाएंगे। और ये सारी प्रक्रिया में कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना देश ने पिछले 4-5 सालों में 6 सालों में चालू किया है। 2019 में 3 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर, आज 10 लाख करोड़ का हमने पहुंचा दिया है। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बजट आने के बाद यूजुअली स्टॉक मार्केट को देखते हैं कि हमारा इकोनॉमिक में एक है कि ये सारी चीज़ें होगी इकोनॉमिक्स में, लेकिन बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रही तो, जो हमने अनुमानित किया है। लेकिन जैसे हमने देखा कि पिछले बजट में जो हमने अनुमानित किया था, रशिया यूक्रेन वॉर उसके बाद हुआ है, तो बाकी सारे इक्वेशंस बदल गए। सो ग्लोबल सिचुएशन किस तरीके से बदलेगी, पूरी दुनिया पर रिसेशन की हवा है। ऐसे में हम लोग बहुत ताकत से यहाँ पर खड़े हैं। आने वाला साल बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट के लिए ग्रेट होगा ऐसा हम बोल नहीं सकते, क्योंकि ग्लोबल क्यूज़ का असर हमारे यहाँ के स्टॉक मार्केट पर बहुत पड़ेगा। लेकिन अगर हम दीर्घावधि की बात करेंगे तो निस्संदेह आज की अर्थव्यवस्था आज की तारीख में ये बहुत ताकत के साथ और बहुत अच्छे शेप में है। आज का ये बजट, ये गरीबों से लेकर तो अमीरों तक, ये सबको कुछ ना कुछ एक ठंडी हवा देने वाला बजट था। हर एक क्षेत्र में फोकस करने वाला बजट था। इकोनॉमिक्स की अगर बात करेंगे तो सारे आंकड़ों को कंट्रोल में रखकर एक आइडियल बजट कैसा होना चाहिए उस दिशा में चलने वाला एक बजट था। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के बाद जो अमृत काल हम लोग मना रहे हैं, अमृत काल में जो हम हैं, और देश जब 100 साल स्वतंत्रता के पूरा करेगा तो जिस लेवल पर देश होना चाहिए उस लेवल पर पहुंचाने की प्रक्रिया को एकदम परफेक्ट कैसा बजट होना चाहिए वैसा बजट 2023 में निर्मला सीतारमन जी ने, उनका 5वां बजट था, मोदी जी के रेजिम का 8वां बजट था। अगले साल इलेक्शन होने वाला है तो अगले साल का इलेक्शन बजट होगा। ये कंप्लीट एक बजट था। कुछ लोगों ने कहा 9 राज्यों में इलेक्शंस है, सो उसके चलते वगैरह बजट होगा। लेकिन अगर हमने गौर किया तो बहुत ज़्यादा पॉपुलरिस्टिक बजट देने का ट्रेंड इस सरकार का है ही नहीं, कि बहुत लोगों को लुभावने के लिए कुछ अलग अलग बहुत बड़ी बड़ी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो है वो है। लेकिन ये बजट में एकदम सर्वसामान्य व्यक्ति के लिए टैक्स स्लैब्स का बदलाव कर दिया, तो अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ तक की सारी चीज़ें सबको देने का प्रयास इस बजट में देखने को मिला। आने वाला एक साल डेफिनेटली जागतिक अर्थव्यवस्था के लिए देखने वाला होगा। उसके कुछ ना कुछ असर हमारे यहाँ पर भी पड़ेंगे। रात का फिर वो फेड के इंटरेस्ट रेट का डिक्लेरेशन हो, या आने वाले दिनों में किस तरीके से फिर नेचुरल कैलामिटीज़ हो या फिर इलेक्शंस हो, बाकी सारी चीज़ें डेफिनेटली उस पर पड़ेगा। लेकिन आने वाला एक साल ये स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा इस बजट को देखने के बाद और इकोनॉमिक सर्वे को देखने के बाद एक सामान्य निवेशक और एक सामान्य व्यक्ति करके हम ज़रूर कह सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम आवर साइड। एक संक्षिप्त में एक 45 मिनट लेने थे, लेकिन 55 मिनट हो गए, सॉरी फॉर दैट। सो संक्षिप्त में बोलने का प्रयास किया। इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स के लिए थोड़ा सा समय शायद नहीं मिल पाएगा, लेकिन सारे लोग कार्यक्रम के बाद यहीं पर उपस्थित रहेंगे, तो अगर कुछ होगा तो हम लोग बात कर सकते हैं। एक साल स्टॉक मार्केट में बहुत कुछ नहीं होगा तो एक साल बाद स्टॉक मार्केट में पैसे लगाएंगे ऐसा मत करिएगा। अगर निवेशक है स्टॉक मार्केट, उसका अगर अपॉर्चुनिटी अगर हम खोज रहे तो SIP ज़रूर चालू करें। और जो स्टूडेंट्स है सिर्फ बजट देखने के बाद क्या करना चाहिए, कुछ नहीं, कम से कम इंडिया की अर्थव्यवस्था पर भरोसा रख के बाकी सारी अर्थव्यवस्था की खराब परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कुछ नहीं पता कहाँ पर क्या करना चाहिए तो इंडेक्स फंड में एक SIP ज़रूर लगवाइए। कहीं से भी लगवाइए, लेकिन इंडेक्स फंड में एक SIP ज़रूर लगवाइए। इन्वेस्टर्स भी SIP के चलते अपना इन्वेस्टमेंट चालू रख सकते हैं और दीर्घावधि के निवेशक बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू शिवानी, दैट वाज इंडीड वंडरफुल। और ये
जो बजट एनालिसिस है ये मनी बी इंस्टीट्यूट के चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर हमने लाइव स्ट्रीम किया। तो अगर आप फिर से एक बार इसे सुनना चाहते हैं तो मनी बी यूट्यूब चैनल ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो आप अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि सब लोग इस एनालिसिस का लाभ उठा पाएँ। इसके पश्चात मैं यहाँ आमंत्रित करती हूँ हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री राजेश जी लोया। आपकी ज़ोरदार तालियों के साथ मैं इन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। और श्री राजेश जी लोया सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। मैं इनसे अनुरोध करती हूँ कि आज के बजट पर इनकी क्या राय है और हमारे लिए कुछ टेक होम मैसेज इस कार्यक्रम के द्वारा राजेश जी देंगे। आज की कार्यक्रम की प्रमुख वक्ता और मनी बी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक एडवाइज़र शिवानी, कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित मोहन जी गंधे सर, डॉक्टर शिवाजी, राजेश जी रोकड़े, उपस्थित भाइयों और बहनों, बजट को सुनने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। दो पर्पस होना चाहिए। एक तो बजट को कैसे पढ़ना, उसका एनालिसिस कैसे किया जा सकता है उसके बारे में समझना, और फिर एक निर्णय प्रक्रिया में जाना कि क्या ये बजट सच में कोई दिशा तय करने वाला है क्या। कहते हैं कि, और अनेक वर्षों से कहा भी जा रहा है कि भारत अब जो है वो प्रगति की ओर बढ़ रहा है। भारत प्रगति की ओर बढ़ेगा तो हम सब भी बढ़ेंगे, इसमें कहीं अविश्वास नहीं है। लेकिन सिर्फ भारत प्रगति की ओर बढ़े ये नहीं, तो यहाँ का हर व्यक्ति प्रगति की ओर बढ़े, इसमें अंतर है। सिर्फ कुछ लोगों की प्रगति की वजह से भी भारत प्रगति कर सकता है। सब लोग प्रगति करें, थोड़ी भारत की प्रगति इकोनॉमिक टर्म्स में कम हो तो चलेगा, लेकिन सब प्रगति कर रहे हैं। तो जो अलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर जिसको हम कहते हैं कि खर्च कौन से मद में किया जा रहा है, कुछ खर्च ऐसे होते हैं जो कि बड़े लॉन्ग टर्म होते हैं, उसका आज कोई उपयोग नहीं, लेकिन करना जरूरी है।